हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे, देखिए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो क्लास 10th का ये चैप्टर है। तो देखिए, इसमें जो तत्व हैं उनको किस तरह से आवर्त में वर्गीकरण उनका किया गया, तो इस बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बता रखी हैं। जैसे बोलता है, 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ, चाहे वो तत्व, मिश्रण या यौगिकों के रूप में अवस्थित रहते हैं। तो हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? तो जैसे यहाँ पे बता रखा, बोलता है अब तक 114 तत्वों की जानकारी है। सन 1800 से तक केवल 30 तत्वों का पता लगाया गया था। और इन सभी तत्वों की संभवतः विभिन्न भिन्न विशेषताएं थी। जैसे कि विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। तो उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना पड़ा, और यह करना बड़ा ही कठिन था। तो उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर हम इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन कर सकें। तो यहाँ पे एक ऐसा गुणधर्म चाहिए था जिससे कि इन सबको एक अरेंज ढंग से करा जा सके, वर्गीकरण उनका करा जा सके, तो तभी जाके आवर्त जो है वो बनेगा। तो जो प्रयास जो किए गए थे वो क्या क्या थे? तो बोलता है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जो थे। तो जैसे बोलता है, आप कभी दुकान वगैरह में गए हो तो दुकानों में बोलता है, जो दुकानदार होता है उसने जैसे साबुन को एक स्थान पर रखा होता है, बिस्कुट को जो होता है उसको भी एक अलग से स्थान पर रखा होता है, ऐसे नहीं कहीं पे भी फैला दिया है। अगर इस तरह से वो रखता है तो अगर उससे कोई चीज़ मांगता है तो वो जल्दी उस चीज़ को दे सकता है। तो वो उसने बिस्कुट को, सब बिस्कुटों को एक जगह ही रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि उनके गुणधर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे बिस्किट का गुणधर्म क्या गया कि सभी एक ही प्रकार हैं, बिस्किट के ही प्रकार हैं। वैसे ही जैसे साबुन के ही प्रकार हैं, तो उसको ढूंढने में भी आसानी होती है और उनको अरेंज करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो बोलता, सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता था, और उसके बाद जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे ही बोलता है उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास भी किए गए अलग अलग तरीके से। तो यही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि हाँ, हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो वर्गीकरण देखना है कि यहाँ कौन सा गुणधर्म है, और हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि भाई जो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरह से इनको जो है ढूंढने की कोशिश करी, और क्या क्या समस्याएं उनके सामने आई। तो इसमें सबसे पहले है डेबेराइन। तो डेबेराइन के त्रिक जो यहाँ पे बता रखा है, इसका मतलब देखिए। तो ये जर्मन के रसायनज्ञ थे। तो ये बोलता है, इन्होंने 1817 में डेबेराइन ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो समान गुण धर्मों वाले, तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने बोलता 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा गया। क्योंकि 3 का समूह था तो इसलिए उनको त्रिक कहा गया, क्योंकि इंग्लिश में त्रिक का मतलब होता है 3। तो डेबेराइन ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो जैसे बोलता है कि ये हमने अरेंजमेंट करी है यहाँ पे, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है नाइट्रोजन का वो 14 है, और ये जो आर्सेनिक है इसका है 74.9। तो जो बोलता है यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसका जो होगा, इन दोनों का प्लस कर दो, 14 प्लस 74.9 और 2 से डिवाइड कर दो, तो लगभग बराबर होगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, ऐसे नहीं कि 31.0 ही आएगा, लगभग इतने के आसपास ही आएगा। तो उन्होंने बस ये बताया कि हम मैंने जो अरेंज करा वो इस हिसाब से अरेंज करा, तो मेरा अरेंजमेंट का ये तरीका है, बस बाकी इतना ही
उससे ज़्यादा नहीं था इसमें। तो देखिए जो डेबराइन ने इनको बांटा तो ये एक समूह, दो और तीन, तो तीन ही इनके समूह जो उसमें बांट पाए थे ये, तो और तीन इनके त्रिक भी बने। तो यहाँ पे चीज़ ये है कि भाई बाकी जो उसके बाद जो तत्व मिले उनको इसमें हम फिट नहीं कर पाए थे, तो इसलिए ये जो चीज़ है ये बाद में ख़त्म हो गई, क्योंकि बाकी के जो एलिमेंट थे उनको कहाँ रखते अगर इस तरह से ही करते तो उसके बाद आए न्यूलैंड, तो उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया। तो अष्टक सिद्धांत में सबसे पहले उन्होंने भी बोलता है सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। तो इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अरेंज उनको करा, तो उन्होंने आरोही क्रम में व्यवस्थित करा। अब ये जो अष्टक सिद्धांत है, अष्टक का मतलब है 8, तो उन्होंने जो गुणधर्म जो है वो तो इन्होंने कहा बोलता है कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, यह 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये फॉस्फोरस है। तो ये बोलते हैं कि भाई ये हर 8वां, तो हर 8वां देखिए फॉस्फोरस फिर क्लोरीन, तो इन सब का गुणधर्म जो है वो बराबर ये एक कॉलम में जो होगा वैसे यहाँ पे भी, और इसी तरह से सब पूरे कॉलम का जो होता है, इस तरह इन्होंने 8 कॉलम में इनको बांट दिया। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाद में इनकी जो लिमिटेशन है वो ये रही। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, तो कैल्शियम के बाद जो है गुणधर्म जो उनको तत्व जो वो ढंग से इसमें मिलते नहीं थे। दूसरा बोलता है न्यूलैंड ने ये बताया था कि भाई जितने तत्व जो उस समय थे 56 है, तो इतने ही तत्व बोल उन्होंने कहा था कि भाई इतने तत्व विद्यमान है प्रकृति में, इससे आगे और भविष्य में कोई तत्व नहीं मिलेगा। तो अगर उस तरह का कोई तत्व नहीं मिलेगा तो उन्होंने कोई उसमें आगे अरेंजमेंट भी नहीं छोड़ रखी, तो जो खाली जगह वो खाली ही रहेंगी। और जो अगला जो पॉइंट है वो है अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। जैसे कि यहाँ पे ये इन दोनों को एक स्थान में रख दिया, वैसे यहाँ पे भी एक स्थान में रख दिया। तो क्योंकि अरेंजमेंट था कि गुणधर्म क्योंकि इनके समान थे, तो फिर जो उन्होंने अपना सिद्धांत बना रखा था कि मैंने इसके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इनको अरेंज कर रखा है, तो वो सारा फिर यहाँ पे विफल लगभग हो जाता है। तो जैसे बोलते हैं ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट और निकल एक साथ में है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। आयरन और कोबाल्ट को निकल से दूर रखा गया है जबकि उनके गुणधर्मों में समानता है। देखिए आयरन, तो ये कोबाल्ट तो ये रहा, और आयरन जो है आपका वो है Fe, तो ये रहा। तो देखिए इनके गुणधर्म समान है, तो लेकिन ये इस वाले कॉलम में और ये अलग कॉलम में है, तो इस तरह से ना करके उन्होंने सीधा ही अरेंज इनको कर दिया और एक जगह में डाल दिया, और उसका कोई रीज़न भी नहीं था। तो इस प्रकार बोलता है न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों में ही के लिए ही लागू था, और बाद में जो और तत्व मिले, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि 56 तत्व रहेंगे, तो और जो तत्व मिले उनमें ये लागू नहीं हो पाया। फिर आती है देखिए मेंडलीव की बारी। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के कारण के बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो। तो मतलब खोज आगे जारी रही। तो इसके बाद जो आए वो आए मेंडलीव। तो डमित्री इवानोविच मेंडलीव इनका नाम है। तो तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान जो है वो है, उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, वो था परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित करा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने दो चीज़ें ली थी, एक तो परमाणु द्रव्यमान और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। तो उन्होंने करा क्या, देखिए जब बोलता है मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक वो 63 तत्व जो ज्ञात हो चुके थे।
उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन करा और इस हिसाब से इनको अरेंज करा। तो अरेंजमेंट जो थी देखिए, इन्होंने बोलता है ग्रुप में बांटा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो चीज़ इन्होंने करी है कि इन्होंने ये रो में बांट दिया और ये कॉलम। जो कॉलम थे वो थे 8 और जो रो है वो है 6। तो इस हिसाब से इन्होंने सब एलिमेंट को बांटा। तो अब इन्होंने क्या चीज़ों को सोल्व करा, तो बोलता आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान तत्व वाले तत्व के सामने से पहले रखना पड़ा, क्योंकि इन्होंने करा था कि भाई पहले कम द्रव्यमान वाला तत्व रहेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। लेकिन कभी कभी उनको करना ये पड़ा कि भाई हाँ, ज़्यादा वाले को पीछे रखना पड़ा और कम वाले को आगे रखना पड़ा। तो क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले, क्योंकि उन्होंने एक और गुणधर्म लिया था जो था कि एक ही गुणधर्म के नहीं होने चाहिए इसमें, मतलब समान गुणधर्म वाले और द्रव्यमान वाले, तो ताकि गुणधर्म की समानता जो बरकरार रहे। तो जैसे बोलता है, उदाहरण के लिए बोलता है कोबाल्ट जिसका कि द्रव्यमान है 58.9 और निक्kel जिसका कि है 58.7। तो ये थोड़ा हल्का है, ये भारी है। तो सारणी में इसको बाद में रखा गया निक्कल को, और इसको कोबाल्ट को पहले रखा गया। देखते हैं यहाँ पे, तो कोबाल्ट देखिए यहाँ पे, तो ये पहले है फिर ये बाद में, जबकि इनकी डेफिनेशन के हिसाब से ये बाद में आना चाहिए था और ये पहले आना चाहिए था। तो एक तो ये चीज़ थी। बोलता है इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। तो इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका, जैसे संस्कृत का जो शब्द था वो लगाकर किया। तो इसका मतलब इसमें संस्कृत का भी यूज़ यहाँ पे हुआ है। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम वगैरह को एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, ये वगैरह इनको नाम दिया गया। तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जो मैंने डिस्कवर कर रखा है इतना ही होगा, जैसे खाली जगह है तो इन्होंने कहा भाई यहाँ पे अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए और होंगे तो बाद में उनकी प्रॉपर्टी लगभग इन जैसी होगी। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते थे, तो ये इनकी अचीवमेंट है। फिर बोलता है इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनके आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसें जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती उनको कहते हैं नोबल गैसें, जैसे ये हीलियम, नियोन या आर्गन वगैरह जो हो गई। तो का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देरी से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं, जो मैंने कहा कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इसका पता उनको भी नहीं था और वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में ये उपस्थित भी होती हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही नए समूह में उनको रखा जा सकता था, जैसे कि यहाँ पे नया कॉलम। तो इस हिसाब से उनको आगे अरेंज किया जा सकता था। तो ये भी आगे जो है इस चीज़ से सॉल्यूशन जो है वो हो गया। तो मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी फिर, क्योंकि इसके बाद जो अब हम पढ़ते हैं वो मेंडलीव का नहीं होता, वो मॉडर्न है। तो वो फिर क्यों आया, क्योंकि अगर ये इतना अच्छा था तो देखिए यहाँ पे इसमें कुछ सीमाएं हैं इनकी। तो ये है कि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। तो क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे बता रखा है, बोलता है ये हाइड्रोजन के यौगिक है और ये सोडियम के यौगिक हैं। तो ये एक परमाणु, द्विपरमाणु और
ये सारे यौगिक जो है बना रहा है। तो निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी है, वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे। और उसके बाद है मेंडलीव ने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने में पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला था। तो समस्थानिकों का भी आवर्त सारणी बनने के काफ़ी समय बाद पता चला था। तो इस प्रकार सभी तत्वों में समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थे, क्योंकि इनका जो समस्थानिक बोलते हैं, देखिए उनको बोलता है किसी तत्व के समस्थानिकों में रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान विभिन्न होते हैं। तो वहाँ पे अगर परमाणु द्रव्यमान विभिन्न है तो इन्होंने तो दो चीज़ें ले रखी थी, एक तो द्रव्यमान और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म उड़े बगैर तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, क्योंकि उसको कैसे अरेंज करेंगे। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे, जैसे कि ऊपर हमने देखा था। तो वो भी नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तो ये सारी कठिनाइयाँ यहाँ पे आई। फिर बात आती है आधुनिक आवर्त सारणी की। तो जो हम आज देखते हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी, ये रहा। तो इसमें तो सीधा नहीं है, आपकी बुक में शायद सीधा रहेगा। तो यहाँ पे बोलता है सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व में परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो द्रव्यमान को ना लेके परमाणु संख्या के हिसाब से उनको अरेंज करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पे बोलता परमाणु द्रव्यमान, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो परमाणु संख्या जो है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है इसमें। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो कॉलम है, ये इसमें कॉलम है 18, और जो ये रो है ये है इसमें 7, और बाकी ये जो है ये लैंथेनोइड और एक्टिनोइड के लिए ये अलग हैं। तो ये इसके साथ है नहीं है, ये अलग हैं एलिमेंट इसमें। और इसमें जो खास बात है वो ये कि जो ये कॉलम है, एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टी है सबकी बराबर है। पहली चीज़ देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रही है। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे अलग है, इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो हाइड्रोजन की समस्या का भी हल हो गया। और दूसरी बात है कि भाई जब इस आवर्त सारणी में बोलता है बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई में वृद्धि होती है, क्योंकि दाएं से बाईं की तरफ जाएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगी। तो बोलता है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जो सेल जो हैं वो भी बढ़ेंगे। जैसे इसमें यहाँ तक के एलिमेंट में अगर के होगा तो फिर इसमें एल हो जाएगा, फिर इस तरह से एम हो जाएगा, तो इस तरह से आगे वो बढ़ता जाएगा। तो परमाणु का जो साइज जो है एटम का वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब अगला जो टॉपिक है वो है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो इसमें देखिए संयोजकता जो है इसकी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी, जैसे यहाँ पे बता रखा है किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। तो जैसे कोई परमाणु है उसके बाहर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जिनको वो या तो किसी को दे सकता है या किसी से ले सकता हो, तो वो उसकी संयोजकता कहलाती है। फिर आता है परमाणु साइज।
तो परमाणु साइज है न्यूक्लियस से लेके बाहर तक का जो इलेक्ट्रॉन है उस तक की में कितना डिस्टेंस है। तो ये जो परमाणुओं में आता है वो आता है पिकोमीटर। एक पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। और धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म की बात करते हैं, देखिए। तो जैसे सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर और सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं। मध्य में सिलिकॉन स्थित है। तो यहाँ पे देखिए बता रखा है जो आवर्त सारणी है उसमें बाईं ओर जो होता है वो धातुएं होती हैं और दाईं तरफ जो होता है वो होती हैं अधातुएं। और बीच में जैसे सिलिकॉन स्थित है, बोलता है ये अर्ध धातु है या जिसे उप धातु भी कहता है, जिसमें लगभग दोनों के गुण होते हैं, धातु के भी और अधातु के भी। तो इस तरह से डिवाइड इसको कर रखा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये बता रखा है ये वाली लाइन। तो ये इस साइड को धातु होंगे और इस साइड को अधातु हैं ये, और ये बीच में जो है उपधातु हैं। तो ये इसी लाइन की बात कर रहा है। और तीसरे अध्याय की बात करता है, बोल रहा है इसमें आपने देखा होगा कि आबद्ध बनाते समय, जो बॉन्ड में कह रहा हूँ, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है तो उसे कहते हैं धनात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो दे देगा तो जो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेगा उसकी वजह से उसमें चार्ज जो है वो प्लस का आ जाएगा। तो जितने भी धनात्मक वाले होंगे वो सारे धातु होंगे, और अधातु वो है उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। और दूसरी ओर बोलता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि अधातुएं जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबद्ध बनाने की प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए वो ऋणात्मक इसमें हो जाती हैं। और जो लास्ट में बताता बोलता है धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय और अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय होते हैं। तो ये आपने पिछले चैप्टर में लगभग पढ़ रखी है सारी चीज़ें, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो बस इतना ही था, और इस तरह से चैप्टर जो है ख़त्म। अगर आपका भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।